हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए शुरू करते हैं, परंतु शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में क्यों शामिल किया गया। तो इस संदर्भ में संवैधानिक सलाहकार सर BN राव ने संविधान सभा में सलाह दी कि व्यक्तिगत अधिकार दो प्रकार के होने चाहिए, एक गैर न्यायोचित और दूसरे न्यायोचित। और डॉक्टर अंबेडकर और प्रारूप समिति ने इस सलाह को, इस सुझाव को मान लिया। इस प्रकार संविधान में दो प्रकार के अधिकार शामिल किए गए, एक न्यायोचित और दूसरे गैर न्यायोचित। न्यायोचित का अर्थ है कि ऐसे अधिकार जिनके लागू ना होने पर न्यायालय उन्हें लागू करवाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो न्यायालय उन अधिकारों को लागू करवाता है। परंतु राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित हैं, इसलिए अगर सरकार गैर न्यायोचित अधिकारों को अगर लागू ना भी करें तो अदालत या न्यायालय इस विषय में कुछ भी नहीं कहेगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि आखिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को गैर न्यायोचित क्यों बनाया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ सभी लोगों को लगा कि अब अच्छे दिन आएंगे, अब हमें शिक्षा मिलेगी, अब हमें स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी और गरीब वर्ग का उत्थान होगा, सरकार लोगों की भलाई के लिए कार्य करेगी। परंतु हकीकत ये थी कि अंग्रेज़ों ने 200 सालों तक भारत को इस कदर लूटा था कि भारत की आर्थिक व्यवस्था बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई थी, बहुत बुरी तरह खराब हो चुकी थी। ऊपर से देश का विभाजन हो गया था, खून खराबा चल रहा था, इसके कारण वित्तीय संसाधन और भी कम हो गए थे। अब ऐसी स्थिति में सभी प्रकार के अधिकारों को न्यायोचित नहीं रखा जा सकता था। देखिए, अगर कोई भी अधिकार न्यायोचित होता है तो उसमें क्या होता है कि सरकार को वो अधिकार लागू कराना ही है। अगर हमारे पास शिक्षा का अधिकार है और ये हमारा मौलिक अधिकार है तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिसमें सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले, शिक्षा मिले। अब उसके लिए उसे सरकारी स्कूल खोलने पड़ेंगे, काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा और वो इस कार्य के लिए बाध्य है। परंतु जब हम गैर न्यायोचित की बात करते हैं तो इसमें ऐसे कर्तव्य आ जाते हैं, ऐसे कानून आ जाते हैं जिनके लिए सरकार बाध्य नहीं है। तो इसलिए उस समय क्योंकि भारत की आर्थिक व्यवस्था बहुत ख़राब थी, वित्तीय संसाधन बहुत कम थे, भारत पिछड़ा हुआ देश था उस समय और इसमें काफ़ी विविधता थी, डाइवर्सिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी और उस समय स्वतंत्र भारत को काफ़ी भारों से मुक्त भी रखना था। इसलिए कई अधिकारों को गैर न्यायोचित ठहरा दिया गया और ऐसा माना गया कि जैसे ही रिसोर्सेज सरकार के पास आएंगे, जैसे ये देश अमीर होगा तो इन अधिकारों के लिए कानून बनाए जाएंगे और हो सकता है कि इनको भी मौलिक अधिकारों में लागू किया जाए। हम देख सकते हैं ना कि जो शिक्षा का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब भाई पैसा आ गया और इतना पैसा आ गया कि अब भारत सभी बच्चों को, अपने सभी बच्चों को शिक्षा दे सकता था। अब इसलिए भारत ने मौलिक अधिकार के जरिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि गैर न्यायोचित में इसे क्यों रखा गया। तो चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित हैं, यानी कि संविधान के भाग 4 में। अब जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो है निर्देशक तत्वों की विशेषताएं। तो इसकी पहली विशेषता यह है कि इसमें कहा गया है कि निर्देशक तत्व एक ऐसे तत्व हैं जो राज्य को निर्देश देते हैं कि जब कभी भी वो कानून बनाएगा तब इन्हें ध्यान में रखेगा। ध्यान में रखने का मतलब ये है कि जब कभी भी वो देश के लोगों के लिए कानून बनाएगा तब उसे ध्यान आ जाएगा कि उसे भलाई के लिए भी कुछ कार्य करने हैं, जनता की भलाई के लिए भी कुछ काम करना है। और यहाँ पर अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्य शब्द का वर्णन भी किया गया है, क्योंकि निदेशक तत्व में राज्य शब्द बार बार प्रयोग हो रहा है तो उसका अर्थ क्या है अनुच्छेद 36 में बताया गया है। अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि यहाँ पर राज्य शब्द का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 12 में, यानी कि संविधान के भाग 3 में किया गया है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार या उसका कोई संस्थान। निदेशक तत्व की एक अन्य विशेषता यह है कि ये अनुदेश के समान है। अनुदेश का यहाँ पर मतलब ये है कि ब्रिटिश सरकार अपनी औपनिवेशिक कॉलोनियों में अपने गवर्नरों को कुछ निर्देश देती थी कि आपको कुछ इस प्रकार के कार्य करने हैं जनता की भलाई के लिए। हालांकि वो करते थे नहीं करते थे ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु ब्रिटिश सरकार ये निर्देश देती थी अपने गवर्नरों को। तो औपनिवेशिक काल में जब भारत गुलाम था तब जो ब्रिटिश गवर्नर यहाँ पर शासन कर रहे थे उनको ब्रिटिश सरकार कुछ अनुदेश जारी करती थी और आज के टाइम पर जो ये निर्देश तत्व हैं वो एक अनुदेश के ही समान है। बस फर्क इतना है कि जो ये निदेशक तत्व हैं वो गवर्नरों को नहीं दिए जा रहे हैं,
ये निदेशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका के लिए है कि वो इससे संबंधित कानून बनाएं। आखिर इन निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य वो होता है जहाँ की सरकार लोगों की भलाई के लिए, कुछ कल्याण के लिए कुछ कार्य करती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स बनवाना, स्कूल्स बनवाना इत्यादि। और आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना भी इसका एक उद्देश्य है। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है कि आर्थिक लोकतंत्र का मतलब यहाँ पर ये है कि देश में गरीबी कम हो, सभी को रोटी, कपड़ा और मकान प्राप्त हो। और सही मायने में देखा जाए तो आर्थिक लोकतंत्र होगा तभी राजनीतिक लोकतंत्र भी सफल होगा, क्योंकि भाई जब लोगों के पास पैसे होंगे तभी तो वो वोट देने के बारे में सोचेंगे, और जब पैसे ही नहीं तब तो वो मजदूरी करने निकल जाएंगे, अपनी दिहाड़ी पर चले जाएंगे। और सामाजिक लोकतंत्र का यहाँ पर अर्थ यह है कि समाज में समानता लाना, कि मान लो हमने कानून तो दे दिया समानता का, क्या समाज में सभी समान हैं? तो यहाँ पर ये देख रेख करना कि समाज में भी समानता होनी चाहिए। इसकी एक अन्य विशेषता यह है कि ये जो निदेशक तत्व हैं वो गैर न्यायोचित हैं, इसका भी मैंने आपको बताया था। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 37 की, जो कि हमें बताता है जो ये निदेशक तत्व हैं वो देश के शासन में मूलभूत हैं, और जब कभी भी राज्य कोई कानून बनाएगा तो वो इन तत्वों की ओर ध्यान देगा, और अगर उसे लगता है कि उसके पास रिसोर्सेस हैं, उसके पास इतना पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास बहुत अच्छा है, तो वो इन तत्वों के लिए कानून बनाएगा। निदेशक तत्वों की एक अन्य विशेषता यह है कि कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें देखता है। मान लीजिए कोई कानून बनाया गया जो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है, परंतु वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लंघन नहीं कर रहा, वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाया गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि न्यायालय ऐसे कानून को संवैधानिक मान्यता दे देगा, भले ही वो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 का उल्लंघन कर रहे हैं, परंतु अगर वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाए गए हैं तभी न्यायालय ऐसे कानूनों को संवैधानिक मान्यता देता है। चलिए अब आते हैं हमारे टॉपिक पर, निदेशक तत्वों का वर्गीकरण। अब देखो, मूल संविधान में कोई वर्गीकरण तो नहीं किया गया है, परंतु हमने देखा कि इन कानूनों की प्रकृति कुछ इस प्रकार है, जैसे कि कुछ कानून ऐसे हैं, कुछ अधिकार ऐसे हैं, अनुच्छेद ऐसे हैं जो समाजवादी हैं, कुछ गांधीवादी हैं, कुछ उदार बौद्धिकवादी हैं। तो इसके आधार पर हमने इनको बांट दिया है। तो चलिए देखते हैं समाजवादी सिद्धांत, जो कि राज्य को निर्देश देते हैं। अनुच्छेद 38 राज्य को निर्देश देता है कि वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। देखो, 3 प्रकार के न्याय द्वारा वो एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, मतलब पहले 3 प्रकार के वो न्याय देगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और फिर इससे क्या होगा, एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसका दूसरा पार्ट है असमानता को समाप्त करना, इसे बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें कहा गया कि राज्य असमानता को समाप्त करेगा। कैसी असमानता? जैसे कि देखो, समाज में जो आय की असमानता है, प्रतिष्ठा की असमानता है, जैसे कि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है, कोई व्यक्ति 5,000 रुपये कमा रहा है, जो ये असमानता है। एक प्रतिष्ठा की असमानता है, जैसे कि किसी की बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा है, किसी की बहुत कम प्रतिष्ठा है। किसी व्यक्ति के पास प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं हैं, किसी व्यक्ति के पास प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं। किसी व्यक्ति को बहुत सारे मौके मिल रहे हैं आगे बढ़ने के, किसी व्यक्ति को मौके नहीं मिल रहे हैं। तो जो ये ऐसी असमानता है उसको समाप्त किया जाएगा। इस पैरा को 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। अब हम बात करते हैं हमारे अनुच्छेद 39 की। इसमें कहा गया है कि राज्य कुछ चीज़ें सुरक्षित करेगा, जैसे कि जीविका के साधन, भौतिक संसाधनों का समान वितरण। तो जीविका के साधन का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हों, एक तरह से सभी को नौकरियां प्राप्त हों। और दूसरी बात ये कह रहा है भौतिक संसाधनों का समान वितरण, जो ये भौतिक संसाधन है उनका समान वितरण किया जाए, जैसे कि जमीन, पानी, लकड़ियाँ, जितने भी ये भौतिक संसाधन हैं वो सभी के पास हों, समान वितरण हो। ऐसा ना हो कि एक बहुत अमीर आदमी और उसने बहुत सारी पॉइंट है, धन का संकेंद्रण रोकना और उत्पादन की जो साधन है उसका संकेंद्रण रोकना। कहने का मतलब है जो कुछ व्यक्ति धन को इकट्ठा कर लेते हैं उसको रोकना है। ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति के पास इतना धन हो जितना 10 करोड़ लोगों के पास भी ना हो। भाई इससे असमानता बढ़ेगी, तो इसलिए धन इकट्ठा होने से भी रोकना है। उत्पादन के साधनों पर किसी एक इंसान का कब्जा ना हो, सबका समान वितरण हो, समान वेतन मिले, चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो। अगर वो दोनों समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन मिलना चाहिए।
कर्मकारों तथा बालकों को ब्लाम श्रम से संरक्षण मिले, जो ज़बरदस्ती का श्रम कराया जाता है, उनसे मजदूरी ली जाती है, उससे उन्हें सुरक्षा मिले। और ये बात करता है जो बालक हैं उनके स्वास्थ्य विकास के अवसर प्रदान किए जाएं, ऐसे मौके लाए जाएं जिनमें वो अपना स्वास्थ्य का विकास कर सकें, स्वस्थ रहें। अब हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 का, इसे 39A भी बोल सकते हो। तो अनुच्छेद 39A राज्य को निर्देश देता है कि वो निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। देखो, सभी को समान न्याय उपलब्ध कराने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता जरूरी है। मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है और वो वकील को अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो उसे न्याय कैसे मिलेगा भाई? तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो वकील वगैरह का इंतजाम करें। मतलब कानून से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, प्रक्रिया से संबंधित, कानूनी प्रक्रिया से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसकी व्यवस्था सरकार करे, ये निर्देश दे रहे हैं। ठीक है। अब हमारा अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 41, जो कि राज्य को निर्देश देता है कि लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार हो लोगों को। कहने का मतलब है शिक्षा पाने का अधिकार हो, काम पाने का अधिकार हो। अगर कोई बेरोजगार है तो उसे काम पाने का अधिकार होना चाहिए, और अगर कोई बीमार है तो उसे स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति को सरकारी सहायता की ज़रूरत है तो उसे सरकारी सहायता, लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। अब आते हैं हमारे अनुच्छेद 42 पर। अनुच्छेद 42 राज्य को निर्देश देता है कि वो एक न्याय संगत और मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करें। मतलब मजदूरों के लिए जो काम करने की जो दशाएं हैं वो न्याय संगत होनी चाहिए और मानवोचित होनी चाहिए। एक अच्छी दशा होनी चाहिए जहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं। और प्रसूति सहायता का मतलब है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके लिए सहायता का उपबंध करें। अब आते हैं हम अनुच्छेद 43 पर। अनुच्छेद 43 बात करता है निर्वाह मजदूरी पर और श्रेष्ठ जीवन स्तर पर। ये स्पेशली कामगार वर्ग के लिए है कि उन्हें एक निर्वाह मजदूरी मिले, ऐसी मजदूरी मिले जिस पर वो अपना खाना पीना कर सकें, अपने बच्चों को पढ़ा भी सकें। भले ही वो कुछ पैसा बचा कर ना रख पाएँ, बट इतनी मजदूरी उन्हें मिलनी चाहिए कि वो अपना जीवन जी सकें। और उन्हें कुछ छुट्टियां भी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने कुछ जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर जो होते हैं, उसका लाभ उठा पाएँ। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 43 का की, जो कि राज्य को निर्देश देता है कि वो उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करें। क्योंकि भाई जो उद्योगों का मैनेजमेंट है उसमें कर्मकारों का हिस्सा भी होना जरूरी है ना, क्योंकि उन्हीं को तो उसके अंदर काम करना है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 47 की। इसमें कहा गया है कि राज्य पोषाहार स्तर को ऊंचा करने और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए कार्य करेगा। आपने मिड डे मील की योजना देखी होगी जिसमें पोषाहार स्तर को ऊंचा किया गया है और कामगारों वर्गों के लिए कुछ सुविधाओं का इंतजाम किया जा रहा है, कुछ सुविधाएं लाई जा रही हैं जिसके अंतर्गत उनका जीवन स्तर जो है वो ऊंचा होगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे गांधीवादी सिद्धांत की। क्योंकि ये गांधीवादी सिद्धांत हैं तो ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा जो कार्य किए गए थे उससे प्रभावित हैं। तो गांधी जी यही चाहते थे कि ग्राम पंचायतों का गठन हो। तो इसी के लिए तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, उन्हें आवश्यक शक्तियां देगा और इससे स्व सरकार का गठन होगा। मतलब स्थानीय लोग अपनी सरकार चलाएंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। अनुच्छेद 43 में ये निर्देश दिया गया है कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब कुटीर उद्योग व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, सहकारी भी हो सकते हैं। सहकारी उद्योग में जैसे कि अमूल, और व्यक्तिगत स्तर पर मतलब अकेला कोई व्यक्ति अगर छोटा सा उद्योग खोला है तो उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 43B की। इसको 97वें संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें बात की गई सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन किया जाएगा या किया जा सकता है और उनका लोकतांत्रिक नियंत्रण होगा और इसके अंतर्गत व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो देखिए, पहले कुटीर उद्योगों की बात की गई, फिर सहकारी समितियों की बात की गई। तो हम समझ सकते हैं कि गांधी जी का विचार कितना अच्छा था कि वो भारत को एक आर्थिक शक्ति बनाना चाहते थे। तभी तो उन्होंने कुटीर उद्योगों की बात की जिससे आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। सहकारी समितियों की बात की। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 46 की, जो कि राज्य को निर्देश देता है या राज्य से अपेक्षा करता है कि वो शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देगा। किसके शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देगा? गरीब वर्गों के, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देगा। और समाज में उनका जो शोषण हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है उनके साथ, उसका खात्मा करेगा। तो अब बात करते हैं हमारे अनुच्छेद 47 की, जो कि राज्य को निर्देश देता है कि जितनी भी नशीली दवाएं हैं उनका उपभोग सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के लिए किया जाएगा।
तो इसलिए ये अनुच्छेद नशीली दवाओं के उपभोग पर प्रतिबंध की बात करता है। और ये बात सही भी है, जितनी भी नशीली दवाएं अगर उन पर प्रतिबंध लगेगा तो क्राइम बहुत कम हो जाएगा, ये बात सच है। अब हम बात करते हैं हमारे अनुच्छेद 48 की। ये बात करता है कि दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगे। अब देखिए, यहाँ पर गांधी जी का जो विचार है वो हिंदू मुस्लिमों को अलग करने का नहीं है। वो विचार कर रहे हैं जो दुधारू पशु हैं वो गरीब लोगों की आय का एक सोर्स होते हैं, न्यूट्रिशन का एक, पोषण का एक सोर्स हैं। क्योंकि जो गाय बकरी जैसे एनिमल्स हैं वो दूध देते हैं और उनके दूध में जो प्रोटीन होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, उसे गरीब लोग ले सकते हैं, जिससे उनके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी और उनकी इससे आय भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने गांधी जी का बहुत अच्छा विचार देखा जो अभी हमारे राजनीति सिद्धांत के रूप में हमारे पास हैं। अब हम बात करते हैं हमारे उदार बौद्धिक सिद्धांत की। 3 प्रकार के सिद्धांत थे, तो तीसरा यही सिद्धांत है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 राज्य को निर्देश देता है कि राज्य समान सिविल संहिता लागू करेगा। समान सिविल संहिता का क्या मतलब है? समान सिविल संहिता का मतलब है कि प्रत्येक भारतीय नागरिकों के लिए राज्य ऐसा कानून बनाएगा जो समान हो, भले ही वो किसी भी धर्म या जाति से संबंधित क्यों ना हो कोई भी व्यक्ति, परंतु सभी धर्मों के व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाएगा राज्य। अब बात करते हैं हमारे अनुच्छेद 45 की, जिसमें इम्प्रूवमेंट आ चुका है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। 2002 में इसमें संशोधन किया गया और इसमें व्यवस्था की गई कि 6 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। पहले जो यहाँ पे 6 वर्ष की जगह 14 वर्ष था। अब हम बात करते हैं हमारे अनुच्छेद 48 की, जो कि बात करता है कृषि और पशुपालन के वैज्ञानिक ढंग से करने की बात करता है। अब बात करते हैं हमारे अनुच्छेद 48A की, जो कि पर्यावरण की रक्षा की बात करता है, वन और वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। करते हैं हमारे अनुच्छेद 49 की। यह राज्य को निर्देश देता है कि वो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को सुरक्षित करेगा। जैसे कई प्रकार के ऐतिहासिक महत्व के स्थान या स्मारक, जैसे कि ताजमहल इत्यादि राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान हैं या स्मारक हैं उनको सुरक्षित करेगा। अब हम बात करते हैं हमारे अनुच्छेद 50 की, जो कि कहता है कि राज्य की सिविल सेवाओं में, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक किया जाएगा। मतलब दोनों को अलग किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जो डीएम का पद होता था वो पहले न्याय करता था और कार्यपालिका का काम दोनों करता था, जो कि गलत था। इसलिए अनुच्छेद 50 में ये निर्देश दिया गया कि जो न्यायपालिका का कार्य है और जो कार्यपालिका का कार्य है उसे अलग किया जाए। अब हम बात करते हैं हमारे अनुच्छेद 51 की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। ये राज्य को निर्देश देता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करेगा और अन्य देशों की मित्रता को बढ़ावा देगा। तो अभी हमने निदेशक सिद्धांत अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम बात करते हैं निदेशक सिद्धांतों के पीछे की संस्तुति कि आखिर निदेशक सिद्धांतों को क्यों शामिल किया गया था। परंतु हमने स्टार्टिंग में ही इसको डिस्कस कर लिया था, इसलिए हम डिस्कस करेंगे निदेशक तत्वों की आलोचना। तो कुछ आधारों पर इसकी आलोचना भी की जाती है निदेशक तत्वों की। पहला है कोई कानूनी शक्ति नहीं है, कहने का मतलब है कि ये गैर न्यायोचित है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। और कई बार कहा जाता है ये तर्कहीन व्यवस्था है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और कई बार ऐसा कहा जाता है कि ये रूढ़िवादी है, मतलब बहुत ही पुराना है, पुराने विचारों से संबंध रखता है। और संवैधानिक टकराव के कारण भी इसकी आलोचना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि निदेशक तत्वों के कारण केंद्र और राज्य में संवैधानिक टकराव होता है, क्योंकि केंद्र राज्यों को निर्देश देता है कि वो निदेशक तत्वों के लिए कानून बनाएं, जिसके कारण केंद्र और राज्य में टकराव की स्थिति बन जाती है। निदेशक तत्व, तो संविधान बनने के उपरांत कई नए तत्वों को भी जोड़ा गया, जो इस प्रकार हैं। तो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 4 निदेशक तत्वों को जोड़ा गया था। पहला अनुच्छेद 39 था, जिसमें बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना शामिल है। और दूसरा अनुच्छेद 39A था, जिसमें समान न्याय की व्यवस्था की गई थी और फ्री कानूनी सहायता मुहैया कराने की व्यवस्था भी की गई थी। तीसरा तत्व था अनुच्छेद 43A, जिसमें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए उपबंध किए गए थे। और चौथा है अनुच्छेद 48A, जिसमें पर्यावरण के रक्षा और वन्य प्राणियों और वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई थी। इसके अलावा 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 38 में असमानता को समाप्त करने का प्रावधान जोड़ा गया था। इसके बाद 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया था। पहले अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी, परंतु बाद में क्योंकि जब मौलिक अधिकार आ गया शिक्षा का,
तो उसके बाद 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसकी विषय वस्तु को बदला गया और इसमें 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। इसके बाद है 57वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011। यह सहकारी समितियों से संबंधित है। इसलिए अनुच्छेद 43B में है। अब बात करते हैं निदेशक तत्वों की उपयोगिता क्या है। तो ये निदेशक तत्व सामाजिक आर्थिक मूल सिद्धांतों की याद दिलाते हैं जो कि संविधान का लक्ष्य था। ये याद दिलाते हैं कि हमारा संविधान चाहता है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो। इसके अलावा न्यायालय के लिए ये उपयोगी मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। कई बार ऐसे कानून जो कि मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं परंतु वो निदेशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया है, तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित नहीं करता है। इसके अलावा सरकारी नीतियों में स्थायित्व बना रहता है। निदेशक तत्वों के कारण क्या होता है कि सरकार बदलती रहती है परंतु निदेशक तत्व सरकार को निर्देश देते रहते हैं कि आपको ये करना है। इसके अलावा लोग सरकार की नीतियों का परीक्षण भी करते हैं कि क्या सरकार हमारी भलाई के लिए ये कार्य कर रही है, क्या निदेशक तत्वों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं कि नहीं। इसके तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों में टकराव की। कई बार मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों में टकराव की स्थिति पैदा हुई है। तो संविधान बनने के उपरांत ही पहला मामला 1951 में आया, चंपाकम दोराई राजन। इसमें क्या हुआ कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ऐसा न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और फिर गोलकनाथ मामले 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती है। और इसकी प्रतिक्रिया में या बदले की कार्यवाही करते हुए संसद ने क्या किया कि 24वां और 25वां संवैधानिक संशोधन किया, जिसमें संसद ने ये व्यवस्था की कि 24वें संवैधानिक संशोधन में संसद ने ये व्यवस्था की कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को समाप्त कर सकती है, कम कर सकती है या घटा सकती है। और 25वें संवैधानिक संशोधन में ये व्यवस्था की गई कि एक अनुच्छेद 31 गा जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि ऐसा कोई भी कानून जो कि अनुच्छेद 39 ख और गा को लागू कर रहा है तो उसे इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जाएगा कि वो अनुच्छेद 14, 19 या 31 का उल्लंघन है। और इसकी दूसरी व्यवस्था ये थी कि ऐसे कानूनों को न्यायिक समीक्षा प्राप्त नहीं होगी, मतलब न्यायालय इन कानूनों को देख नहीं सकता, इनकी जांच नहीं कर सकता, जो अनुच्छेद 31 गा के अंतर्गत लागू होते हैं। इसके बाद केशवानंद भारती मामले में 1973 में 25वें संवैधानिक संशोधन की जो दूसरी व्यवस्था थी न्यायिक समीक्षा की, उसको उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि वो न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन रही थी। और उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि जो संसद है वो मौलिक संरचना में, संविधान की जो मौलिक संरचना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। जैसे कि भारत एक गणतांत्रिक राज्य है, मतलब एक रिपब्लिकन स्टेट है, तो इसको नहीं बदला जा सकता। भारत में संसदीय प्रणाली प्रचलित है तो इसको नहीं बदला जा सकता। और भारतीय संविधान समानता का अधिकार देना चाहता है, स्वतंत्रता देना चाहता है लोगों को, तो आप इसको नहीं बदल सकते। कहने का मतलब यही था कि मूल अधिकारों में संशोधन अब नहीं किया जा सकता था, जो कि संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हमारा टॉपिक है निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन, मतलब किस तरह से निदेशक तत्वों को लागू किया गया। तो 1950 से केंद्र में अनुवर्ती सरकारों एवं राज्य ने निदेशक तत्व को लागू करने के लिए अनेक कार्यक्रम एवं विधियों को बनाया। मतलब अब केंद्र और राज्य सरकारों ने कई विधियों को बनाया जो कि निदेशक तत्वों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। जैसे कि 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया ताकि भारत का विकास किया जा सके। उसके बाद कई सुधारों के लिए कानून बनाए गए जिसमें गरीबों का विकास हो सके जिससे। और अभी हाल में हमें देखने को मिलता है कि कुछ राज्यों में गायों, बछड़ों और बैलों को काटने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है। और 2019 में जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग थे उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो ये निदेशक तत्वों को लागू किया गया है एक तरह से। जो वृद्ध लोग हैं, जो 65 वर्ष की आयु से के ऊपर के जो लोग हैं, उनके लिए पेंशन वगैरह की भी व्यवस्था की गई है। तो अब हम बात करते हैं भाग 4 से बाहर के निर्देश की। अब हम जैसा कि हम जानते हैं जो भाग 4 है संविधान का, वो सरकार को निर्देश देता है, परंतु कुछ ऐसे भी अनुच्छेद और भाग हैं जो सरकार को निर्देश देते हैं और भाग 4 में नहीं है, बाहर हैं इससे। जैसे कि सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे, मतलब नौकरियों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को भी शामिल किया जाए, ये भाग 16 में अनुच्छेद 225 के अंतर्गत कहा गया है। और प्रशासन की दक्षता को ध्यान में रखते हुए इन जातियों के दावों को स्वीकार किया जाएगा, मतलब एक लिमिट में।
मतलब अगर आरक्षण की व्यवस्था इन जातियों के लिए की जाती है तो वो लिमिट में की जाएगी, ऐसा ना हो कि प्रशासन की जो दक्षता है, जो स्किल है, उस पर ज़्यादा असर हो। और भाग 17 में अनुच्छेद 350 का राज्य को निर्देश देता है कि वो मातृभाषा में शिक्षा का प्रबंध करें। मतलब प्राथमिक स्तर तक बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। और मातृभाषा का यहाँ पे मतलब है कि जो अल्पसंख्यकों की भाषा है या जो स्थानीय भाषा, जैसे कि कर्नाटक वगैरह की भाषाएं अलग हैं, उत्तर प्रदेश की स्थान मातृभाषा अलग है, तो उसमें प्राथमिक स्तर तक कम से कम शिक्षा दी जाए मातृभाषा में। और तीसरा इसमें निर्देश है हिंदी भाषा का विकास। भाग 17 के अनुच्छेद 351 में ये उपबंध किया गया है कि हिंदी भाषा का विकास किया जाएगा। केंद्र सरकार का ये कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का विकास करे, ऐसा उपबंध इसमें किया गया है। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।